दोस्तों, आपको बहुत बहुत नमस्कार। यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संतोष कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं के लिए रणभेरी बज उठी है और इस रणभेरी में आप भी अपने तीर कमान लेकर के बिल्कुल तैयार हैं, या आज की भाषा में कहें तो आपने सीट बेल्ट बांध ली है, कमर कस के आप तैयार हो चुके हैं। तो मैं तैयार हूँ दोस्तों आपका सारथी बनने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप हमें अपना सारथी अवश्य बनाएं। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं का जो विगत वर्षों का विश्लेषण है दोस्तों, वो ये बताता है कि अगर आपको रेलवे में एक सीट पक्की करनी है अपने लिए, मान लीजिए सहायक लोको पायलट या जूनियर इंजीनियर या एनटीपीसी या सीनियर सेक्शन इंजीनियर या आरपीएफ का एसआई और कांस्टेबल, कोई भी परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में अगर आपको एक सीट अपने लिए बुक करानी है ना, तो आपको फिजिक्स पढ़ना होगा। फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान किस लेवल का पढ़ना होगा दोस्तों? कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की टोटल फिजिक्स आप तैयार कर जाइए। आपको लग रहा होगा कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है। जी नहीं, ज्यादा नहीं है ये। कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की फिजिक्स तो आपको बिल्कुल इस कदर तैयार होनी चाहिए कि आप हाई स्कूल के किसी बच्चे को बगैर किताब उठाए पढ़ा दें। और कक्षा 11 और 12 की फिजिक्स भी कम से कम इस स्तर की तैयार होनी चाहिए कि आप कक्षा 12 की जो बोर्ड की परीक्षा का पेपर है, उस लेवल की तैयारी जरूर रखें। तब जाकर के रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में जो फिजिक्स के सवाल आएंगे, उनसे आप पार पा सकते हैं। तो दोस्तों, रेलवे के लिए मैं संतोष कुमार शर्मा आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ फिजिक्स का एक खास बैच। और इस बैच की जो हम लोगों ने फीस रखी है दोस्तों, वो 499 रुपए है केवल। लेकिन ऑफर आपके लिए, ये जो मानसून ऑफर है, त्योहारी ऑफर है, इस ऑफर में 80% का डिस्काउंट, जी हाँ आपने सही सुना, बिल्कुल सही सुना आपने, 80% का डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं आपको। और ये 499 वाला जो पैकेज है, आपको केवल केवल 99 में मिल रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी इस ऑफर का लाभ उठाएं दोस्तों। और आज मैं आपके सामने फिजिक्स का बिल्कुल शुरुआती अर्थात बेसिक कंटेंट लेकर के हाजिर हूं। आइए हमसे जुड़िए दोस्तों। और पहला टॉपिक जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आएगा दोस्तों, वो ये है, देखिए कि फिजिक्स क्या है। तो भौतिक विज्ञान की जो परिभाषा होती है दोस्तों, कहा जा रहा है कि भौतिक विज्ञान शब्द जो है फिजिक्स, उसकी उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुई है। और फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? नेचर या प्रकृति। संस्कृत में फिजिक्स के लिए जो समानार्थी शब्द है, उसे भौतिकी कहते हैं। भौतिकी क्या है दोस्तों? भौतिक दुनिया की विभिन्न विषय वस्तु पदार्थ, उसकी मूलभूत घटक, उसकी गति व्यवहार, ऊर्जा और बल आदि के अध्ययन को संदर्भित करता है। या ऐसे कह लीजिए कि फिजिक्स क्या है? विज्ञान की वो शाखा है जिसमें द्रव्य और उसकी अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये है फिजिक्स दोस्तों। अब फिजिक्स में जो कंटेंट है दोस्तों, मूलभूत घटक हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बड़े गौर से देखिएगा। पहला जो फिजिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, वो ये है मैकेनिक्स। ठीक है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों मैकेनिक्स के तुरंत बाद, वो है आपका हाइड्रोस्टैटिक्स। जी, हाइड्रोस्टैटिक्स। हमारे हिंदी भाषी बच्चे इसको यांत्रिकी कहते हैं और इसको द्रव स्थैतिकी कहते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है दोस्तों वेव मोशन। जी, वेव मोशन एंड साउंड, तरंग गति और ध्वनि। इसके बाद हीट, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है दोस्तों हीट। और हीट के बाद लाइट है, लाइट को आप लोग ऑप्टिक्स कह के बुलाते हैं। और लाइट के बाद जो अगला टॉपिक है दोस्तों, वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिज्म है दोस्तों, ये। और मैग्नेटिज्म के बाद मॉडर्न फिजिक्स, थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स।
और एक टॉपिक और ऐड कर लीजिए, मिससेलेनियस। जी, मिससेलेनियस। ये देखिए, मैं हिंदी में भी इनको लिख दे रहा हूँ। मैकेनिक्स को हमारे हिंदी के बच्चे यांत्रिकी कह के बुलाते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिकी। यांत्रिकी क्या होता है बच्चों? जिसमें हम लोग गति के बारे में अध्ययन करते हैं। गति कई प्रकार की होती है, सीधी रेखा में गति, वृत्ताकार गति, प्रक्षेप्य गति, दोलनीय गति वगैरह वगैरह। तो तमाम प्रकार की गति के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, बल के बारे में अध्ययन करते हैं, संवेग, त्वरण, आवेग, न्यूटन के गति के नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, इन सारी चीजों का जो स्टडी है दोस्तों, वो यांत्रिकी के तहत किया जाता है। और हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है? हाइड्रोस्टैटिक्स को हिंदी में कहा जाता है द्रवस्थैतिकी। द्रवस्थैतिकी का मतलब क्या होता है बच्चों? जब द्रव स्थिर अवस्था में हो तो उसके गुण धर्म के बारे में जो पढ़ाई की जाती है उसे द्रवस्थैतिकी कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर्किमिडीज का सिद्धांत, द्रव का दाब और टॉरिसेली के बारे में, पास्कल के बारे में, ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे मिलेंगी द्रवस्थैतिकी या हाइड्रोस्टैटिक्स में। वेव मोशन और साउंड, तरंग गति और ध्वनि, हिंदी में इधर लिख देता हूं मैं, तरंग गति और ध्वनि। ये जो टॉपिक है ये बेहद बेहद जरूरी है। और हीट को हम लोग ऊष्मा कहते हैं बच्चों। एक्चुअली ऊष्मा में आपको 4 से 5 बड़े बड़े चैप्टर मिलेंगे, है ना? ध्यान रखिएगा, जब ये टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं तो हीट में कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 ये तीनों कंटेंट समेट करके मैं पढ़ाऊंगा। ये हीट है दोस्तों। हीट में आप लोगों को ऊष्मीय प्रसार और ऊष्मा का चालन और उसके अलावा दोस्तों जो अलग अलग प्रकार के थर्मामीटर्स हैं उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। लाइट, लाइट को हम लोग प्रकाश कहते हैं। जी, अंग्रेजी में लाइट को कुछ बच्चे ऑप्टिक्स कहते हैं और ऑप्टिक्स का हिंदी रूपांतर होता है प्रकाशिकी। इसमें हम लोग समतल पर प्रकाश का परावर्तन, गोलीय तल पर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन भी दो प्रकार का, समतल पे अपवर्तन और गोलीय तल पे अपवर्तन, वो पढ़ेंगे। और कुछ प्रकाशिक यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे और प्रकाश के कुछ जो मूलभूत गुण हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों। आगे है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कहते हैं विद्युत। जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। विद्युत के दो यूनिट बनेंगे दोस्तों। एक वो जिसको हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक हो, रुकी हुई हो, अर्थात आवेश और आवेश के नियमों के बारे में। यहाँ पे हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिख दे रहा हूं, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में भी। आगे हम लोग आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बच्चों? जब विद्युत धारा रुकी हुई ना हो बल्कि प्रवाहमान हो, फ्लो कर रही हो, यानी कि चार्ज का फ्लो कंटिन्यूअसली हो रहा हो, उसकी पढ़ाई लिखाई हम लोग करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स और ये मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में भी दोस्तों एक बड़ा यूनिट है। इसमें किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल अगर प्रवेश करता है तो उसके ऊपर कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं होती हैं, लॉरेंस साहब का फोर्स लगता है, बायो सेवर्ट साहब का नियम क्या है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। और मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों डायोड क्या है, ट्रायोड क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है ना? और मिससेलेनियस में कुछ आविष्कार होंगे, कुछ आविष्कारक होंगे और कुछ नई नई खोजें होंगी जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मैंने आप लोगों को एक रूपरेखा बताई है कि आपको फिजिक्स में क्या मिलने वाला है। इसके साथ साथ इन सभी विषयों या इन सभी टॉपिक्स पे एमसीक्यूज भी मिलेंगे दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना, इन सभी टॉपिक्स पे
ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसे सवाल जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, ऐसे सवाल एमसीक्यूज के रूप में मैं आपके लिए लेकर के साथ साथ चलूंगा। अर्थात जैसे मान लीजिए कि मैंने यांत्रिकी का लेसन स्टार्ट किया, तो यांत्रिकी पढ़ाने के तुरंत बाद यांत्रिकी के आधारित जो सवाल होंगे वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल एमसीक्यूज मैं हल कराता चलूंगा। ऐसे ही बाकी चैप्टर के साथ भी होगा दोस्तों। तो आज श्री गणेश करते हैं पढ़ाई का। देखिए, कहा जा रहा है मात्रक। क्या होता है मात्रक? तो दोस्तों, ये जो मात्रक आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अपने मोबाइल फोन की, ये मेजरमेंट का एक टॉपिक है। मेजरमेंट अर्थात मापन। हम किसी भी वस्तु को दोस्तों मापने की कोशिश करते हैं, है ना? जैसे अगर आप दूध खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं 2 लीटर दूध दिया जाए। आप कपड़ा लेने जाते हैं तो आप कहते हैं आपको 10 मीटर कपड़े की ज़रूरत है। इवन आप एक शहर से दूसरे शहर को पहुँचते हैं तो आप दूरी को नापते हैं कि इलाहाबाद से कानपुर 200 किलोमीटर की दूरी पे है या इलाहाबाद से लखनऊ 200 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लोग अलग-अलग राशियों को अलग-अलग मात्रकों में नापते हैं दोस्तों। तो हमारे पास ढेर सारी राशियाँ होती हैं और ढेर सारे मात्रक होते हैं। तो जो राशियाँ होती हैं दोस्तों, उन राशियों को हम लोग जो पढ़ेंगे, लिखेंगे, उनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, है ना? राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं और एक होती हैं दोस्तों मूल राशियाँ और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। मैं यहाँ पे लिखते हुए चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों। मूल राशियाँ, मूल राशियाँ। मूल राशियाँ क्या होती हैं? और मूल राशियाँ होती हैं, उसके अलावा दूसरी क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ। देखिए, मूल राशियाँ को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सभी कौन हैं? ये मूल राशियाँ हैं। मूल राशियाँ कितनी होती हैं दोस्तों? 7। और कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं, उन्हें कहा जाता है व्युत्पन्न राशियाँ, अंग्रेजी में डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो जो मूल राशियाँ होती हैं उनकी एक लिस्ट है दोस्तों। उसमें लंबाई आता है, द्रव्यमान आता है, समय आता है, ताप आता है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। कुल 7 मूल राशियाँ होती हैं और व्युत्पन्न राशियाँ ढेर सारी होती हैं। ये जो मूल राशियाँ हैं इनकी सहायता से इनको पेश किया जाता है। जैसे जैसे देखिए, वेग। वेग क्या है? व्युत्पन्न राशि है। इसका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। चाल, चाल को भी आप मीटर प्रति सेकंड या सेंटीमीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा में पेश करते हैं। त्वरण, जी, त्वरण क्या है? यह भी व्युत्पन्न राशि है। एक्सीलरेशन, इसका मात्रक क्या होगा बच्चों? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकंड प्रति सेकंड। अब हम लोग देखते हैं आगे दोस्तों कि आपके पास जो राशियां होती हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे डिफाइन करते हैं राशि को। तो राशि की परिभाषा होती है कि राशि वो है जो संख्या के रूप में अभिव्यक्त की जा सके। जैसे हमने कहा हमारे कमरे की लंबाई 10 फीट है। हमारे कमरे की लंबाई क्या है? 10 फीट है। ये जो 10 फीट आप देख पा रहे हैं, इसमें 10 क्या है? एक संख्यात्मक मान है और फीट क्या है? मात्रक को प्रकट करता है। अर्थात 1 फीट का 10 गुना। यह जो लिखा हुआ है 10 फीट, ये किसको पेश करता है? 1 फीट के 10 गुने के बराबर की मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर हम ये कह दें कि हमारे पास 15 मिनट का समय है, तो जो 15 मिनट आप देख रहे हैं, इसमें 15 क्या है? संख्यात्मक मान है और मिनट क्या है? मात्रक है, समय का मात्रक है ना? तो 1 मिनट का 15 गुना जो होता है, उसको हम लोगों ने 15 मिनट कह के बुला दिया। अब जो भौतिक राशियां होती हैं, उसमें 2 चीजें होती हैं। क्या-क्या होंगी?
एक तो उनका संख्यात्मक मान होगा और दूसरा क्या होगा उसका यूनिट यानी कि मात्रक। उनको गुणा करके ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, बल है। हमने कहा 10 मीटर लंबा कमरा, 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड है, और हमने क्या कह दिया 10 न्यूटन का बल है, 5 मिनट का समय है। तो हमने जो संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों को मिला करके प्रकट करने का प्रयास किया है, तो इनको कहा जाता है भौतिक राशियों का प्रकटीकरण। अब संख्यात्मक मान क्या होता है? भौतिक राशि के परिमाण को दर्शाता है। जैसे हमने 15 मिनट लिखा, तो यह समय को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 15 क्या है? क्वांटिटी, परिमाण, वैल्यू, और मिनट क्या है? उसकी मात्रा है दोस्तों। भौतिक राशि का मान संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों की सहायता से लिखा जाता है। और मात्रक क्या होता है? वह इकाई जिससे भौतिक राशि को मापा जाता है। जैसे हमने मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में लंबाई को नापते हैं। तो मीटर क्या है? भौतिक राशि का मात्रक है दोस्तों। मिलीमीटर क्या है? मात्रक है। सेंटीमीटर क्या है? मात्रक है। किलोमीटर क्या है? मात्रक है। ठीक है। अब जरा आगे बढ़ के देखते हैं कि भौतिक राशियां कितने तरह की होती हैं दोस्तों। तो भौतिक राशियां यहाँ पे सदिश और अदिश, इन दो रूपों में बांटी गई हैं। कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनको प्रकट करने के लिए हमें दिशा की जरूरत पड़ती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। और कुछ ऐसी राशियां होती हैं बच्चों जिनमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जिन राशियों को प्रकट करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें कहा जाता है सदिश राशियां। जैसे बल, जैसे त्वरण, जैसे संवेग, ये सब कौन है? सदिश राशियां हैं। और जहां पे दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। अच्छा, एक उदाहरण बड़े गौर से सुनिएगा। आप किसी किराना की दुकान पे जाइए और दुकानदार से ये कहिए कि भाई हमको 5 किलोग्राम चीनी दे दीजिए उत्तर दिशा से 30 अंश के कोण पर। दुकानदार परेशान हो जाएगा, है ना? दुकानदार आपको चीनी तो नहीं देगा, कुछ उपदेश जरूर दे देगा, है ना? कुछ बिन मांगी सलाह जरूर दे देगा कि भाई ये जाइए कहीं मानसिक चिकित्सालय में अपना इलाज करा के आइए। आपने क्या कहा था कि 5 किलोग्राम चीनी दे दीजिए उत्तर दिशा से 30 अंश के कोण पर। चीनी का जो मात्रक है दोस्तों, यानी कि द्रव्यमान का जो मात्रक है वो किलोग्राम है। और द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। यहाँ दिशा की आवश्यकता कतई नहीं है ना? तो द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि। समय क्या है? अदिश राशि। लंबाई क्या है? अदिश राशि। तो ढेर सारी जो राशियां होती हैं, उनको हम लोग सदिश और अदिश की कैटेगरी में बांटते हैं। यहाँ देखिए, अदिश राशियां क्या है? इनके निरूपण के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे चाल है, समय है, द्रव्यमान है, दूरी है, घनत्व है, ताप है, आयतन है, ऊर्जा है, कार्य है, आवेश है, विद्युत धारा है, विभव है। विभव को पोटेंशियल या वोल्टेज कहते हैं आप लोग। तो ये सब के सब कौन है? अदिश राशियां। कुछ बच्चों को यहाँ पे शंका होने लगती है कि विद्युत धारा सदिश है कि अदिश है। तो हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा अदिश राशि है बच्चों, ये सदिश नहीं है जी। अब सदिशों के बारे में भी देख लेते हैं। इनके परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे बल, वेग, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ताप प्रवणता, ये कौन है? सदिश राशियां हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और ये स्केलर क्वांटिटीज है बच्चों। अब कुछ मात्रक हैं, दो प्रकार के मात्रक होते हैं, एक मूल मात्रक और दूसरे व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। ये बाकी के मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं। जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय का मात्रक है दोस्तों, समय का मात्रक सेकंड होता है। ये कौन है? ये मूल मात्रक हैं। आपको एक बात बताता हूं, सन 1960, 70, इवन 1980 तक, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने उस जमाने में हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षाएं पास करी हो
और उनकी किताबें अगर घर पे कहीं से मिल जाएं आपको तो उठा के देखिएगा। कोई किताब खरीदेंगे बच्चों ना, तो उस समय किताब के ऊपर लिखा रहता था FPS, उसके बाद ऐसे। ये देखिए मैंने क्या लिख दिया, पद्धति पर आधारित, FPS पद्धति पर आधारित। 1973 की किताबें मैंने पढ़ी हैं दोस्तों, लिखा रहता था FPS पद्धति पर आधारित। इसका मतलब क्या हुआ, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम पर आधारित। लंबाई को हम लोग फुट में नापेंगे। फुट क्या है, फीट का एक वचन है, सिंगुलर है, तो आप फीट पाउंड सेकंड भी कह सकते हैं। पाउंड क्या है दोस्तों, द्रव्यमान को नापने के लिए। सेकंड क्या है, समय को नापने के लिए। तो लंबाई को फुट में, वजन को, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापने का जो सिस्टम था अंग्रेजों के समय से चला रहा था, उसे कहते हैं FPS सिस्टम। उसके बाद दोस्तों आया MKS सिस्टम। लंबाई को मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेंगे और टाइम को सेकंड में नापेंगे दोस्तों, ये कहलाता है MKS पद्धति। इसके बाद आया दोस्तों CGS। CGS क्या है, लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में नापेंगे और टाइम को सेकंड में नापेंगे दोस्तों, ये कहलाता है CGS पद्धति, या क्या कहलाएगा ये, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। दूसरी बहुत जरूरी बात, जब विद्युत धारा को एम्पियर में नापने की बात आ गई, तब इसी का नाम ऐसे रखा गया, MKSA पद्धति पर आधारित। ठीक है, आपके भौतिक विज्ञान में दोस्तों एक बड़े नामी गिरामी लेखक हैं जिनकी किताबें आज भी चलती हैं, कुमार मित्तल साहब की किताब। उस किताब का अगर आप 1990 का संस्करण, 91 का संस्करण कहीं से मिल जाए तो देखिएगा, कवर पेज जैसे ही खोलेंगे आपको लिखेगा MKSA पद्धति पर आधारित। इसका मतलब क्या हुआ, मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर सिस्टम पर आधारित। तो जब हमारे पास दोस्तों ये जो मूल राशियां हैं, इनकी व्याख्या हो गई कि लंबाई को हम लोग मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेंगे, समय को सेकंड में नापेंगे दोस्तों, और विद्युत धारा को एम्पियर में, तापमान को केल्विन में नापेंगे। ठीक है, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में नापेंगे और पदार्थ की मात्रा को मोल में नापेंगे। इन 7 भौतिक राशियों और उनके मात्रकों को मूल राशियां और मूल मात्रक कह के बुलाया गया। अब इस पूरे सिस्टम को दोस्तों SI सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, SI सिस्टम। तो मूल राशियों को प्रकट करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं, और ये बाकी के मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ये सब क्या होंगे दोस्तों, इंडिपेंडेंट होंगे। जो मात्रक दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक या डेराइव्ड यूनिट्स कह के बुलाया जाता है। जैसे जैसे बड़े गौर से देखिएगा, त्वरण। त्वरण आप लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं त्वरण के बारे में। वेग जानते हैं, चाल जानते हैं। इधर देखिए, चाल बराबर हमने लिखा है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल को स्पीड कहते हैं, दूरी को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए फिलहाल, और ये एक्चुअली लंबाई है। लंबाई को आपने मीटर में नापा और समय को आपने सेकंड में नापा दोस्तों। तो ये क्या लिखा है, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड क्या है, चाल का मात्रक है। कैसा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है, डेराइव्ड यूनिट है। और चाल क्या है, व्युत्पन्न राशि है। तो ऐसी राशि जो दो अन्य राशियों पर निर्भर करती है उसे व्युत्पन्न राशि कहेंगे, और ऐसा मात्रक जो उन राशियों के मात्रकों का मोहताज है, उन पे निर्भर करता है, उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब जरा देखिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक। और जो मात्रक दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे त्वरण है, बल है, दाब है, इनके मात्रक। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। देखिए,
सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का मतलब अभी अभी मैंने चर्चा की है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, मास यानी कि द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापा जाता है। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापा जाता है बच्चों। इसे कहा जाता है एफपीएस सिस्टम। और एक है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस का मतलब क्या होता है दोस्तों? मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। एसआई सिस्टम, एसआई का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। फुट पाउंड सेकंड पद्धति को ब्रिटिश पद्धति, सीजीएस पद्धति को फ्रेंच और एमकेएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। एसआई वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत 7 भौतिक राशियां हैं जो मूल राशियां कही जाती हैं और उनके मात्रक। उस पद्धति को एसआई सिस्टम कहते हैं। वर्ष 1960 में अंतरराष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन में इस पद्धति को सर्वमान्य घोषित किया गया। यह एमकेएस पद्धति का संशोधित और परिवर्धित रूप है दोस्तों। इस पद्धति के अंतर्गत 7 मूल राशियां और उनके मूल मात्रक और 2 पूरक राशियां और उनके मात्रक शामिल हैं। एसआई पद्धति की 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं और इनकी जो विमा होती है, डायमेंशन होती है, वो एल होती है दोस्तों। और सिंबॉलिक रूप में स्मॉल एम से पेश करते हैं मीटर को। द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं दोस्तों। किलोग्राम के लिए हम लोग कैपिटल एम उसकी डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं और सिंबल में केजी, स्मॉल के और स्मॉल जी। समय को सेकंड में नापते हैं दोस्तों और इसका जो विमा होती है वो कैपिटल टी होती है और इसका जो प्रतीक है, इसका जो सिंबल है दोस्तों, वो स्मॉल एस होता है। विद्युत धारा, जी, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में नापा जाता है और एम्पियर को कैपिटल ए विमा का नाम दिया गया है दोस्तों। और जब आप एम्पियर को पेश करते हैं तो कैपिटल ए से पेश करके काम चल जाता है। स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल एम पी लिख देने से भी बात बन जाती है। हालांकि अगर आपने कैपिटल ए लिखा है तो यह एम्पियर को रिप्रेजेंट करेगा। ताप यानी कि टेम्परेचर को केल्विन में नापा जाता है बच्चों। आप कहेंगे तापमान का और भी मात्रक है, जी, सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट भी है, र्यूमर भी है, लेकिन जो हमारे पास मूल राशि है ताप, उसका जो मात्रक यानी कि मूल मात्रक है वो क्या है? केल्विन है। याद रखिएगा। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता अर्थात ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अंग्रेजी में ज्योति तीव्रता को ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं बच्चों। अगर किसी कमरे में आप बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं और वहां पे अचानक लाइट चली जाए तो अंधेरा सा हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ज्योति की तीव्रता घट गई। तो ज्योति की तीव्रता कितनी है, इसको मापने के लिए बच्चों जिस मात्रक का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं कैंडेला। जी, कैंडेला को सीडी से प्रकट करते हैं और इसका जो विमीय सूत्र है वो भी सीडी है और इसका जो सिंबल है वो भी सीडी है। पदार्थ की मात्रा को मोल में नापा जाता है और मोल के लिए MOL सिंबल का प्रयोग करते हैं और यही इसका विमीय सूत्र भी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एसआई पद्धति के 2 पूरक राशियां दोस्तों, एक कोण होता है और एक ठोसीय कोण। तो कोण को नापने के लिए दोस्तों हम लोगों को रेडियन बताया जाता है कि कोण को हम लोग रेडियन में नापेंगे। आप जानते हैं कोण क्या होता है? यहाँ पे हम थोड़ा सा आपका समय लेंगे बच्चों। कोण को आप लोग एंगल भी कहते हैं। एंगल जानते हैं आप? देखिए, एक लाइन है ऐसे और एक लाइन यूं है। अगर किसी रेखा पर कोई दूसरी रेखा ऐसे झुकी हुई है तो एक लाइन पे दूसरी लाइन का झुकाव कोण कहलाता है। जी, ये जो झुकाव है इसे कोण कहते हैं। थीटा से पेश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए थीटा हमने इनका वेरिएबल या चर राशि ले लिया। तो कोण की परिभाषा क्या है? आप कहिएगा इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन ओवर अनदर लाइन इज कॉल्ड एंगल। एक लाइन का दूसरी लाइन के ऊपर झुकाव या दो रेखाओं का आपस में झुकाव जो होता है उसे कोण कहते हैं। और कोण को नापा जाता है रेडियन में और डिग्री में और मिनट में और सेकंड में। जी, कोण को नापने के लिए हमारे पास कौन कौन से मात्रक हो गए?
रेडियन होता है बच्चों। जी। और डिग्री भी होता है। हाँ, होता है डिग्री। और क्या होता है? मिनट होता है और सेकंड होता है बच्चों। ये देखिए, कोण को नापने के लिए रेडियन है, डिग्री है, मिनट है, सेकंड है, इन चारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट की बात करनी है दोस्तों, तो कोण को रेडियन में नापेंगे। ठीक। अब सवाल उठता है कि एक रेडियन कहते किसको हैं, तो इसको भी लगे हाथ हम लोग देख ले रहे हैं। एक रेडियन क्या होता है बच्चों? अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या है ओपी। अब यहाँ P से चल के आप Q तक पहुंचते हैं, तो जो PQ है दोस्तों, ये क्या है? आर्क। आर्क अर्थात क्या है? ये चाप। और O से P तक त्रिज्या है, O से Q तक त्रिज्या है, ये वाला कोण है। तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ये बात आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। जी। चाप आपके पास कितना है? PQ। मान लीजिए x है, त्रिज्या कितनी है? r है। तो x में जब r से भाग देंगे दोस्तों, तो जो आएगा उसे कोण कह के बुलाया जाता है, और यह जो आएगा वो रेडियन में आएगा। ठीक है। स्टेरेडियन क्या होता है दोस्तों? ठोसीय कोण। सॉलिड एंगल को नापने के लिए जो हम लोग मात्रक का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है स्टेरेडियन। आगे बढ़ते हैं। 10 की घात। जी। इनके बारे में जान लीजिए। भौतिकी में बहुत बड़े और बहुत छोटे मान की गणना को सुविधा की दृष्टि से क्या करते हैं हम लोग? 10 की घात के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए कि 10 की घात 24 है, तो इसको हम लोग योटा कह के बुलाते हैं और इसका सिंबल होता है वाई। अगर 10 की घात 21 है दोस्तों, तो इसको कहते हैं जेटा, और इसको हम लोग जेड अक्षर से पेश करते हैं। 10 की घात 18 है दोस्तों, इसे कहते हैं एक्सा, और कैपिटल ई से पेश करते हैं। अगर 10 की घात 15 है दोस्तों, इसको कहते हैं पेटा, और कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की घात 12 है तो इसको टेरा कहते हैं, है ना? जैसे आप लोग टेराबाइट पढ़ते होंगे। और अगर 10 की घात 9 है दोस्तों, तो गीगा कहते हैं, गीगाबाइट। 10 की घात 6 है तो मेगाबाइट। 10 के घाते 3 है तब किलोबाइट। जी। 10 के घाते 2 है तब हेक्टो, और 10 के घाते 1 है तब डेकाबाइट। 10 के घाते -1 है तब डेसी, और 10 के घाते -2 है तब सेंटी। -3 है तब मिली, और -6 है तब माइक्रो कह के बुलाते हैं। माइक्रो को म्यू अक्षर से पेश किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, 10 के घाते -9 है तब नैनो, और -12 है तब पीको, और -15 है तब फेम्टो, और -18 है तब एट्टो, और -21 है तो जेप्टो, और -24 है तब योक्टो। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में दोस्तों प्रमुख भौतिक राशि और मात्रक। जरा गौर से देखिएगा दोस्तों, लंबाई को और दूरी को नापने के लिए हमारे पास क्या क्या होता है? फुट होता है, इंच होता है, प्रकाश वर्ष होता है, पारसेक होता है, माइक्रोन होता है, और मीटर तो होता ही होता है। बिल्कुल। लंबाई का मूल मात्रक ही मीटर है दोस्तों। 1 फुट क्या होता है? 12 इंच के बराबर होता है, और ये 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 फुट या मीटर में अगर पेश करें तो 0.3048 मीटर के बराबर होता है। इंच किसे कहते हैं दोस्तों? 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। जी। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप कहिएगा 2.54 सेंटीमीटर। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 घाते 15 मीटर होते हैं। प्रकाश द्वारा 1 साल में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष दोस्तों लंबाई का मात्रक है, दूरी का मात्रक है जी। प्रकाश द्वारा 1 साल में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। पारसेक क्या है दोस्तों? एक पारसेक जो होता है वो 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, या अगर आप मीटर में पेश करना चाहें तो 3.09 गुणे 10 घाते 16 मीटर के बराबर होता है एक पारसेक। माइक्रोन क्या होता है दोस्तों? 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, अर्थात 1 मीटर के आप 10 लाख टुकड़े कर डालिए, छोटे 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 छोटे, तो प्रत्येक जो टुकड़ा होगा, प्रत्येक जो पीस होगा, उसे हम लोग कहते हैं एक माइक्रोन। आगे बढ़ते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या होता है दोस्तों? एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 घाते -10 मीटर के बराबर होता है, अर्थात 1 मीटर का अरबवां हिस्सा।
खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? 1.495 × 10⁻11 मीटर होती है दोस्तों। पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी जो होती है उसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मील किसे कहते हैं? आप लोग मील का मतलब समझते होंगे दोस्तों। एक मील बराबर 1.60934 किलोमीटर। और समुद्री मील क्या होता है? नॉटिकल मील, एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर, ये होता है समुद्री मील। औंस किसे कहते हैं दोस्तों? द्रव्यमान को नापने के लिए औंस का इस्तेमाल किया जाता है, इसे ओजेड से भी सिंबलाइज किया जाता है। एक औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम। एक औंस बराबर क्या होता है? 28.35 ग्राम। और एक पाउंड क्या होता है दोस्तों? 16 औंस के बराबर। जी, एक पाउंड क्या होता है? 16 औंस के बराबर। अगर आप इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें कि एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, तो आप 28.35 में 16 से गुणा कर लीजिए। 16 पांचे 80, 16 तिया 48 धन 8 बराबर 56। 16 वाठे 128 धन 5 बराबर 133। हाथ में आए 13, 16 दूनी के 32 प्लस 13 बराबर 45। और दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ पे, यानी कि 453.6 ग्राम के बराबर। अगर आपको कोई कहता है एक पाउंड का मतलब आधा किलो, तो वो गलत बता रहा है ना? एक पाउंड का मतलब 453.60 ग्राम के बराबर है दोस्तों। अब जरा गौर से देखिए आगे, 1 किलोग्राम क्या होता है? 1 किलोग्राम में क्या होता है? 2.205 पाउंड होते हैं, है ना? अगर आधा किलो का 1 पाउंड होता तो 1 किलोग्राम में 2 ही पाउंड होते, लेकिन यहाँ तो 2 पाउंड से ज्यादा है। अब एक क्विंटल क्या होता है दोस्तों? 100 किलोग्राम के बराबर होता है। और एक मीट्रिक टन क्या होता है? 10 क्विंटल के बराबर होता है, या 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। लीप वर्ष किसे कहते हैं? एक लीप वर्ष में दोस्तों 366 दिन होते हैं, और एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, या 12 सौर मास होते हैं। सौर मास क्या होता है दोस्तों? एक सौर मास बराबर 30 दिन, फरवरी के लिए 28 दिन और बाकी के लिए 31 दिन होता है दोस्तों। इसे सौर मास कहते हैं। चंद्रमास क्या होता है? 28 दिन, है ना? अब जरा गौर से देखिए, क्षेत्रफल को हम लोग हेक्टेयर में नापते हैं। क्षेत्रफल को नापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कोर्ट में, कचहरी में, जब आप जमीन की खरीद फरोख्त करते हैं रजिस्ट्री के ऑफिस में, तो वहां पे दोस्तों जमीन को हमेशा हेक्टेयर में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं दोस्तों, ये बात आपको जानना है। देखिए यहाँ पे लिखा है हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़, है ना? एक हेक्टेयर बराबर क्या लिखा है? 2.5 एकड़। अब हेक्टेयर क्या होता है दोस्तों, आप ऐसे समझिएगा, अगर 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा कोई जमीन का टुकड़ा हो, 100 मीटर मतलब 100 मीटर, जी 100। अगर 100 मीटर और 100 मीटर का कोई स्क्वायर शेप में जमीन का टुकड़ा हो, तो इस टुकड़े का जो क्षेत्रफल होता है उसे कहा जाता है 10,000 वर्ग मीटर, या 1 हेक्टेयर, या 1 हेक्टेयर। तो अब 1 हेक्टेयर को आप वर्ग मीटर में बदल सकते हैं और वर्ग मीटर को हेक्टेयर में बदल सकते हैं दोस्तों। और क्षेत्रफल को नापने की एक यूनिट होती है एकड़ भी। तो 1 एकड़ क्या होता है दोस्तों, और 1 हेक्टेयर क्या होता है? 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, है ना? यानी कि जो एकड़ है वो हेक्टेयर से थोड़ा छोटा है। और 1 एकड़ क्या होता है दोस्तों? 1 एकड़ जो होता है वो 4,840 वर्ग गज के बराबर होता है, या 43,560 वर्ग फुट के बराबर होता है, या 4,046.85 वर्ग मीटर के बराबर होता है। ये देखिए, 1 एकड़ को हम लोगों ने 4,046.85 वर्ग मीटर ऐसे रिप्रेजेंट किया है। वर्ग किलोमीटर क्या होता है दोस्तों? 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा। जमीन का एक वर्गाकार टुकड़ा आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसे एक वर्ग किलोमीटर या 1 स्क्वायर किलोमीटर कह के बुलाएंगे दोस्तों। वो 100 हेक्टेयर के बराबर होता है। वर्ग मील क्या होता है? 1 मील लंबा, 1 मील चौड़ा, यानी कि 2.56 वर्ग किलोमीटर या 259 हेक्टेयर के बराबर होता है, या 640 एकड़ के बराबर होता है। आयतन को नापने के लिए दोस्तों हमारे पास गैलन होता है। गैलन में क्या होता है? 3.785 लीटर।
द्रव पदार्थ आता है दोस्तों। और 1 लीटर क्या होता है? 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। ये वाली बात थोड़ा-सा यहाँ पे रुकिए। 1 लीटर क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए कि आपने 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर गहरा ऐसे कोई बॉक्स ले लिया प्लास्टिक का। प्लास्टिक का एक डिब्बा आपने सेलेक्ट किया है जो एक तरफ से ऊपर से खुला है, बाकी सभी तरफ से बंद है। तो अगर दोस्तों ये डिब्बा कैसा हो, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऐसे दिया हुआ हो, तो इस डिब्बे का जो आयतन होगा बच्चों, वो 1000 घन सेंटीमीटर होता है। और अगर इसमें पानी भर दिया जाए तो वो 1 लीटर होता है। जी, 1 लीटर जो होगा वो 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1000 घन सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 लीटर। बैरल क्या होता है दोस्तों? एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। आप जब क्रूड ऑयल के बारे में सुनते हैं कि पूरे विश्व के बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें किस तरह से ऊंचे नीचे हो रही हैं दोस्तों, तो वहां क्रूड ऑयल को बैरल में नापा जाता है। एक बैरल मतलब 159 लीटर। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं बल के बारे में। बल क्या होता है? बल को हम लोग न्यूटन में नापते हैं। ये व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न अर्थात डेराइव्ड क्वांटिटी है। इसका जो मात्रक होगा दोस्तों वो न्यूटन होता है। न्यूटन बराबर क्या होता है? किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है बच्चों। और 1 न्यूटन में 10 के घाते 5 डाइन होते हैं। ठीक है। कार्य किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं दोस्तों? कार्य और ऊर्जा ये दोनों ही अदिश राशियां हैं। ध्यान रखिएगा, बल क्या है? सदिश राशि है। जी। और कार्य और ऊर्जा क्या है दोस्तों? ये अदिश राशियां हैं। तो कार्य के लिए भी और ऊर्जा के लिए भी दोस्तों जो मात्रक हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे जूल कहते हैं। 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन को दोस्तों आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर और ये प्रति सेकंड लिखते हैं और यहाँ पे मीटर लिख दिया गया दोस्तों। तो जूल को क्या कहते हैं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये परिभाषा है जूल की। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल है दोस्तों। 1 जूल को अगर आप सीजीएस पद्धति में पेश करना चाहते हैं तो 1 जूल में 10 के घाते 7 अर्ग होते हैं। 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। और कार्य बराबर होता है दोस्तों बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। जी, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। अगर आपने बल इधर लगाया है और विस्थापन इधर हो रहा है तो कार्य शून्य माना जाएगा। बल आपने इधर लगाया है, विस्थापन ऊपर हो रहा है, तब भी कार्य शून्य माना जाएगा। जिधर बल लगाया है विस्थापन उधर हो तब हम कहेंगे कि अब कार्य हुआ है। ठीक है। शक्ति या सामर्थ्य किसे कहते हैं दोस्तों? शक्ति या सामर्थ्य। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है और इसे हम लोग नापते हैं जूल प्रति सेकंड में। शक्ति को हम लोग वाट में नापते हैं। वाट से बड़ा मात्रक क्या होता है? किलोवाट। अब शक्ति कहते किसको है? पावर कहते किसको है दोस्तों? पावर का मतलब होता है 1 सेकंड में किए गए कार्य की मात्रा। आप 1 सेकंड में कितना काम कर लेते हैं, या ऐसे समझिए कार्य करने की दर। कौन सी वाली दर? कार्य करने की समय दर। उसे कहते हैं हम लोग शक्ति या सामर्थ्य। अब सामर्थ्य बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। और 1 हॉर्स पावर क्या होता है दोस्तों? यह भी पावर की यूनिट होती है। शक्ति का मात्रक हॉर्स पावर या अश्व शक्ति कहते हैं इसको। ये होता है 746 वाट के बराबर। किसके बराबर होगा? 1 हॉर्स पावर बराबर होता है बच्चों 746 वाट। आगे देखिए 1 किलोवाट क्या होता है? 1 किलोवाट बराबर होता है बच्चों 1000 वाट अपॉन 746 बराबर 1.34 हार्स पावर। 1 किलोवाट में 1.34 हार्स पावर होते हैं बच्चों। और 1 वाट सेकंड किसके बराबर होता है? 1 जूल के बराबर।
1 वाट सेकंड किसके बराबर होगा? 1 जूल के बराबर। और 1 वाट घंटा किसके बराबर होगा? 3600 जूल के बराबर। और 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1000 वाट घंटा के बराबर होता है। और ये वाली बात दोबारा समझिएगा। ये वाली बात जो सबसे नीचे लिखी हुई है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल लिखा है। मैं समझाता हूं, आप कहीं मत जाइएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। आपके घरों में बिजली का कनेक्शन होता है। आज भारत में कमोबेश सभी घरों में बिजली का कनेक्शन है। आप हमसे बातचीत कर पा रहे हैं, हमारा वीडियो देख पा रहे हैं, तो आपके हाथ में फोन है तो फोन को आप चार्ज भी करते होंगे। और चार्ज करते हैं तो इसका मतलब कि आपके घर में बिजली का कनेक्शन है। हमने पकड़ लिया कि आपके पास बिजली तो है, आप मना नहीं कर सकते। तो जो बिजली है दोस्तों, तो बिजली का बिल भी देते होंगे आप लोग, है ना? क्या कहा? कटिया मार के फोन चार्ज करते हैं? ना 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 बेटा, ऐसा मत करिएगा, ऐसा नहीं करिएगा। देखिए, ये रिस्की है। आप हमारे लिए मूल्यवान हैं। आप अपने साथ कोई इस तरह का रिस्क मत लीजिएगा। तो हम बता रहे थे दोस्तों कि ये 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल क्या होता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझिए। आप बिजली का जब बिल जमा करने जाते हैं बच्चों, तो कहते हैं हमने इस महीने में 120 यूनिट बिजली खर्च की, 150 यूनिट बिजली खर्च की। गर्मी के दिनों में कहते हैं हमने 500 यूनिट बिजली खर्च कर डाली। अब उसी के अनुपात में आप बिल देते हैं। तो 1 यूनिट बिजली किसके बराबर होती है, ये बात समझना जरूरी है। 1 यूनिट बिजली किसको कहते हैं? व्हाट इज 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी? ये बात बहुत जरूरी है। तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बच्चों कि अगर आपके पास 1000 वाट या 1 किलोवाट, 1000 वाट को आप 1 किलोवाट भी कह के बुला सकते हैं। 1000 वाट या 1 किलोवाट का बल्ब या 1 किलोवाट का कोई हीटर या 1 किलोवाट का कोई मशीन 1 घंटे तक ऑपरेट कर दीजिए, ऑपरेशन में रखिए। 1 किलोवाट का कोई एपारेटस 1 घंटे तक आप ऑन करके रखिए, चलाए रखिए, जलाए रखिए, तो जो बिजली खर्च होती है उसे कहते हैं 1 किलोवाट घंटा। और जो 1 किलोवाट घंटा है दोस्तों, इसी को कहते हैं 1 यूनिट। क्या कहते हैं? 1 यूनिट। जी। तो 1 यूनिट बिजली क्या होती है? 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। और 1 किलोवाट घंटा क्या होता है बच्चों? 1 किलोवाट का कोई बल्ब अगर आपने 1 घंटे के लिए जला दिया, तो आप यकीन मानिए आपने 1 यूनिट बिजली खर्च कर दी, है ना? तो 1 यूनिट बिजली किसके बराबर होती है? 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है दोस्तों। अब इसको अगर आप जूल में नापें, ध्यान से देखिएगा, 1 यूनिट बिजली को मापने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बिजली अर्थात विद्युत, विद्युत अर्थात ऊर्जा। जी, विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ऊर्जा का मात्रक तो हम लोग कहते हैं जूल है, और यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं ऊर्जा का मात्रक यूनिट है। जी, यूनिट क्या है? थोड़ा सा बड़ा मात्रक है, जूल क्या है? छोटा मात्रक है। तो 1 यूनिट में कितने जूल पाए जाते हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, जो 1 यूनिट होता है बच्चों, 1 यूनिट मतलब क्या हुआ? ये देखिए, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट को आप 1000 वाट लिख लीजिएगा, और 1 घंटा को 60 मिनट लिखिएगा, और 60 मिनट को फिर 60 से गुणा कर देंगे तो सेकंड हो जाएगा। ये क्या है? वाट। और ये क्या है? सेकंड। वाट और सेकंड मिलेंगे बच्चों तो जूल बन जाता है। वाट सेकंड बराबर जूल। ये क्या हो जाएगा? 6 गुणे 6 बराबर 3 6 36, और 1 2 3 4 5 बार शून्य लगा दीजिए, ऐसे। ये हो जाएगा 3.6 के गुणे 10 घाते 5, है ना? ये 6।
1 2 3 4 5 6 3.6 गुणे 10 घाते 6 जो जूल देख रहे हैं ये क्या चीज है? 1 यूनिट बिजली के बराबर है दोस्तों। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 into 10 power 6 जूल के बराबर होता है। आगे आइए, अन्य महत्वपूर्ण मात्रक क्या होते हैं दोस्तों? विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में नापते हैं, विद्युत आवेश को कूलम में नापते हैं और विद्युत चालकता को हम लोग सीमेंस या ओम प्रति मीटर में नापते हैं दोस्तों। जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स में आगे बढ़ते चलेंगे, अभी तो आपका ये परिचय या इंट्रोडक्टरी क्लास है दोस्तों। तो विद्युत चालकता क्या होती है, ये जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे तो वहां पे विस्तार से बात करेंगे। आप ये कतई ना सोचें कि इसके बाद इसका नाम फिर नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। विभवांतर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, इसको वोल्ट में नापते हैं दोस्तों। धारिता को हम लोग फैराड में नापते हैं। विद्युत प्रतिरोध को ओम में नापा जाता है, विद्युत के प्रतिरोधकता को ओम मीटर में नापते हैं। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में नापते हैं बच्चों, और लेंस की क्षमता को डायोप्टर में नापा जाता है ना? और वायुमंडलीय दाब को हम लोग बार में नापते हैं, 10 पावर 6 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 1.02 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वायुमंडलीय दाब के नापने के लिए बार का इस्तेमाल करते हैं, बार, मिली बार, सेंटी बार। ध्वनि की चाल को हम लोग मैक से पेश करते हैं दोस्तों। 1 मैक से अधिक की चाल को सुपरसोनिक, 5 मैक से अधिक की चाल को हाइपरसोनिक चाल कहा जाता है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में नापा जाता है बच्चों। आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं। दाब, प्रतिबल, इनको हम लोग पास्कल में नापते हैं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को टेस्ला में नापा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में नापा जाता है। ज्योति तीव्रता या ज्योति फ्लक्स को दोस्तों यहाँ पे ल्यूमेन में, और प्रदीप्ति घनत्व को लक्स में नापा जाता है जी। आवेग को न्यूटन सेकंड और समुद्री जहाज की गति को नॉट में नापते हैं। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील कहते हैं, अभी अभी नॉटिकल मील का नाम आया था। ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी में नापते हैं दोस्तों, और ताप की मात्रा को सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ह्यूमर, केल्विन ऐसे नापा जाता है। जल प्रवाह की दर को क्यूसेक, क्यूबिक फीट प्रति सेकंड, क्यूबिक फीट प्रति सेकंड में नापा जाता है दोस्तों। ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन यूनिट में नापा जाता है। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है इसको देख लिया जाए। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब प्रकाश की चाल होती है बच्चों 3 लाख, ये देखिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर को अगर मीटर में बदल देता, ये 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये क्या है? ये है दोस्तों प्रकाश की चाल, है ना? 1 सेकंड में 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर, 2 सेकंड में इसका दोगुना, 1 मिनट में कितना चलेगा इसका 60 गुना, 1 घंटे में कितना चलेगा प्रकाश इसका 3600 गुना, और 1 साल में कितना चलेगा? तो आप 1 साल में कितने सेकंड होते हैं वो निकाल लीजिए, उससे इस संख्या को गुणा कर दीजिए, जो आएगा दोस्तों उतने मीटर की दूरी तय की जाती है। किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा। और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 गुणे 10 घाते 15 मीटर, 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर। ये होता है प्रकाश वर्ष को नापने की कहानी दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 घाते 15 मीटर। पार्सेक क्या होता है? खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए पार्सेक का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ये होता है 3 गुणे 10 घाते 16 मीटर अपॉन 3.262 प्रकाश वर्ष। पार्सेक क्या होता है? 3 गुणे 10 घाते 16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। ये पार्सेक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सोनार किसे कहते हैं और राडार किसे कहते हैं दोस्तों। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में सहायक पराश्रव्य तरंगों के उपयोग से
हम लोगों को सोनार की सहायता मिलती है दोस्तों। इसका उपयोग क्या है? पनडुब्बियों के नौवहन में। जो पनडुब्बी है दोस्तों, वो समुद्र में जब ऑब्जर्वेशन करने के लिए जाती है, तो वहाँ पे सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। रडार क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने में सूक्ष्म तरंगों से प्रयोग हवाई जहाज, अड्डा, वायुयान के परिचालन हेतु रडार का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर होता है। तो बैरल क्या होता है दोस्तों? जो हम लोगों को क्रूड ऑयल मिलता है, वो एक बैरल के बराबर होता है और वो 159 लीटर लगभग होता है। टॉर किसे कहते हैं दोस्तों? दाब का मात्रक है। टॉरिसेली साहब का जो नाम है, टॉरिसेली जी, ये देखिए टॉरिसेली, अंग्रेजी में TORRICELLI, टॉरिसेली। इसमें से शुरुआत के 4 अक्षर यानी कि 4 लेटर ले लिए जाएं तो टॉर बना है यहाँ से। टॉर क्या है दोस्तों? प्रेशर को नापने की यूनिट है। एक पाउंड क्या होता है दोस्तों? 16 औंस के बराबर होता है एक पाउंड, है ना? और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? ये लिखा है 1 एटीएम। एटीएम मतलब क्या होता है आप जानते हैं? पैसा निकालने की मशीन, है ना? जी नहीं। यहाँ पे जो स्मॉल ए, स्मॉल टी, स्मॉल एम लिखा हुआ है, 1 एटीएम, ये एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है दोस्तों। और ये किसके बराबर है? 1.013 बार के इक्वल है। मोज स्केल क्या होता है दोस्तों? मोज स्केल का प्रयोग खनिजों की कठोरता को नापने के लिए किया जाता है। जो खनिज हैं, जो मिनरल्स हैं, वो कितने हार्ड हैं, उनकी हार्डनेस को नापने के लिए मोज स्केल का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ मापक यंत्र हैं और उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जैसे थियोडोलाइट का प्रयोग कहाँ करते हैं? ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो थियोडोलाइट का प्रयोग दोस्तों हम लोग क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को नापने के लिए करते हैं। जब सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, है ना? या कोई और कंस्ट्रक्शन का काम होता है दोस्तों, कोई फ्लाईओवर बनता है, तो आप देखते होंगे इंजीनियर्स आते हैं और वो क्या करते हैं इंजीनियर साहब लोग? थियोडोलाइट लेकर के क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को नापने का काम करते हैं। फैदोमीटर क्या होता है? समुद्र की गहराई नापने का जो उपकरण है, उसको हम लोग कहते हैं फैदोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए हमारे पास बैरोमीटर होता है दोस्तों। और हाइग्रोमीटर क्या होता है? वायुमंडल में नमी की मात्रा, जी, उसे आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी, उसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और अल्टीमीटर क्या होता है? अगर कोई एरोप्लेन उड़ रहा है तो सी लेवल से उसकी हाइट कितनी है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, उसे कहते हैं अल्टीमीटर। सीस्मोमीटर क्या होता है दोस्तों? भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को नापने के लिए जो उपकरण होता है उसे कहते हैं सीस्मोमीटर। इसी का नाम सीस्मोग्राफ होता है दोस्तों। ठीक है? रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता नापने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं उसे सीस्मोग्राफ कहते हैं। एनीमोमीटर, हवा का वेग, वायु किस वेग से चल रही है उसे नापने के लिए जो उपकरण होता है उसे कहते हैं एनीमोमीटर। और कार्डियोग्राम जानते हैं? हृदय की धड़कन का चित्रण करता है दोस्तों। ये मैपिंग करता है। किसका मैपिंग? आपके हार्ट बीट्स का, उसे कहते हैं कार्डियोग्राम। मैनोमीटर क्या होता है दोस्तों? गैसों के दाब को नापने के लिए जो उपकरण हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं मैनोमीटर। फोनोमीटर, ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति को नापना है दोस्तों, तो फोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। पॉलीग्राफ, ये देखिए, झूठ का पता लगाने वाली जो मशीन होती है उसे कहते हैं पॉलीग्राफ। और गायरोस्कोप क्या होता है दोस्तों? घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र होता है। अगर मान लीजिए पंखा चल रहा है तो पंखे का आरपीएम क्या है, ये नापने के लिए हम लोग गायरोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और रिक्टर पैमाना क्या होता है? भूकंपीय तरंगों के आयाम को नापते हैं रिक्टर स्केल पर। कैस्कोग्राफ क्या होता है दोस्तों? हमारे भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस
उन्होंने कैस्कोग्राफ के बारे में बताया दोस्तों। पौधों में वृद्धि नापने का यंत्र कैस्कोग्राफ। रेन गेज क्या होता है दोस्तों? वर्षा मापी यंत्र, कितना बारिश हुई है रात में। गीगर काउंटर, आपतित विकिरण का मापन। एमीटर क्या होता है? विद्युत धारा को नापता है दोस्तों। हाइड्रोमीटर क्या होता है? द्रवों के तुलनात्मक घनत्व का मापन करता है दोस्तों ये हाइड्रोमीटर। और स्टेथोस्कोप क्या कहलाता है? हृदय की धड़कन का मापन। आपके दिल की धड़कन को अगर नापना है दोस्तों तो स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, डॉक्टर साहब लोगों के पास जब आप जाते हैं अपना इलाज कराने तो डॉक्टर साहब आला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आला। जी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। स्फिग्मोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर नापने के लिए दोस्तों। स्फिग्मोमैनोमीटर दोस्तों, ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग की गलती है, मैं सुधार दे रहा हूँ, आप देखिएगा। स्फिग्मो यहाँ पे म होता है दोस्तों, स्फिग्मो मैनोमीटर ब्लड प्रेशर को नापता है दोस्तों ये। और कैरेटोमीटर क्या होता है? सोने की शुद्धता को, हमारे पास जो गोल्ड है, सोना है, वो कितना शुद्ध है। लक्स मीटर क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता को नापता है दोस्तों। कोलोरीमीटर क्या करता है? किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले किसी खास कलर की तरंग का मापन करता है दोस्तों, उसे कहते हैं कोलोरीमीटर। रडार क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करता है दोस्तों ये। हिप्सोमीटर ऊंचाई को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूडियोमीटर किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को नापा जाता है यूडियोमीटर से दोस्तों। लैक्टोमीटर क्या होता है? आप जानते हैं, दूध का आपेक्षिक घनत्व, आप कहते हैं दूध की शुद्धता को नापने का यंत्र, उसे लैक्टोमीटर कहते हैं। और ब्यूटेरोमीटर क्या होता है? दूध या दुग्ध उत्पादों में कितना फैट है, कितना फैट है, उसकी मात्रा को, वसा की मात्रा को ब्यूटेरोमीटर नापता है दोस्तों। पाइरेनोमीटर और पायर हेलियोमीटर क्या होता है? सौर विकिरण के मापन का नाम है दोस्तों ये। सोनार क्या है दोस्तों? महासागर में पराश्रव्य तरंगों द्वारा डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं पराश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं दोस्तों? श्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? अपश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? तरंगों का जो आवृत्ति होती है दोस्तों, जब वो 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में होती है, तब इन्हें हम लोग कहते हैं अपश्रव्य तरंगे। और 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक जब होती है, तब हम इनको कहते हैं श्रव्य तरंगे या ऑडिबल। और पराश्रव्य क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगे होती हैं, उन्हें कहा जाता है पराश्रव्य तरंगे दोस्तों। तो पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से या उनकी सहायता से समंदर में डूबी हुई वस्तुओं की जो पोजीशन जानने का प्रयास किया जाता है, वहां पे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसे सोनार कह के बुलाया जाता है। ऑडियोमीटर क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता का मापन करता है। क्रोनोमीटर क्या करता है? समय का परिशुद्ध मापन करता है। टैक्योमीटर क्या करता है? क्षैतिज दूरी और लंबवत उन्नयन के त्वरित मापन के लिए हम लोग टैक्योमीटर का इस्तेमाल करते हैं। पायरोमीटर क्या होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक के टेम्परेचर को नापने के लिए पायरोमीटर उपकरण का प्रयोग करते हैं। और हाइड्रोफोन आप जानते हैं, पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए, मतलब समंदर के नीचे, सी लेवल के नीचे जो साउंड के माध्यम से आप सिग्नल भेजते हैं, उनका पता लगाने के लिए दोस्तों हाइड्रोफोन का प्रयोग करते हैं। वेंचुरी मीटर क्या होता है? पाइप में बहने वाले पानी के प्रवाह की गति और दर को नापने के लिए वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल करते हैं। अर्गोमीटर क्या होता है? किए गए कार्य को मापने का, आपने कितने जूल काम कर दिया, इसको नापने के लिए जो उपकरण हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं अर्गोमीटर। आपको अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की है कि कार्य का मात्रक जूल होता है और अर्ग भी होता है। जी, जूल से छोटा मात्रक अर्ग होता है। और साइनोमीटर क्या होता है? आकाश या समुद्र की नीलिमा को नापने का जो यंत्र होता है दोस्तों, उसे कहते हैं हम लोग साइनोमीटर। अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है, लेकिन एक जरूरी बात, ये जो हम लोगों का पेड बैच है, इसके लिए आप एनरोल हो सकते हैं और आपके लिए एक सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है। इसकी फीस जो रखी गई है वो 499 रुपए मात्र है,
लेकिन आपके लिए जो मौका है, जो गोल्डन चांस है वो ये है कि इस पे 80%, जी आपने बिल्कुल सही सुना, 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और आपको ये जो फिजिक्स का संपूर्ण पाठ्यक्रम है, एमसीक्यूज के साथ, थ्योरी के साथ, ये केवल 99 रुपए में मिल रहा है दोस्तों। तो इस अवसर का लाभ उठाइए, चूकिएगा नहीं दोस्तों। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर रेलवे में नौकरी पानी है तो फिजिक्स पढ़ना होगा दोस्तों। और अगर फिजिक्स पढ़ना है तो वाईसीटी से बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। अब आप अपने दोस्त संतोष कुमार शर्मा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।